आज जो चैप्टर मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस चैप्टर को मैं राशिद बसरी प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस चैप्टर को हमारे यूट्यूब चैनल आरबी गुड आइडियाज पर देख और सुन रहे हैं। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। अगर आप क्लास 10 की सोशल स्टडीज़ का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में पूरी समझ के साथ करना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल शेप योर कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और सोशल स्टडीज़ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय लेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठान का मतलब होता है इंडस्ट्रियल कंपनी, यानी स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी में जॉब करने लगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब होता है वीआरएस, यानी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं प्रकाश ने वीआरएस ले लिया, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद वे भोपाल में रहने लगे। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। स्वयं प्रकाश जी वसुधा नाम की एक मैगजीन के एडिटर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। 8वें दशक का अर्थ होता है 1980 का समय, 1980 के आसपास का समय। समकालीन का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, तत्कालीन समय। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। मध्यम वर्गीय का अर्थ होता है मिडिल क्लास। चितेरे का अर्थ होता है चित्रकार के बारे में लिखने वाले। वर्ग शोषण का मतलब होता है समाज के किसी वर्ग से नाजायज और अनुचित लाभ उठाना। चेतना का अर्थ होता है बुद्धि यानी समझ। प्रतिकार का अर्थ होता है उपाय या बदला लेना। किस्सा गोई का अर्थ होता है कहानी सुनाना। शैली का मतलब होता है ढंग, स्टाइल। वाचिक परंपरा ये हिंदी का एक टर्म है। इसका अर्थ होता है ज़बानी बिना लिखे कथा या कहानी या कविता सुनाने की परंपरा। इसी को हम लोग वाचिक परंपरा कहते हैं। और समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न या सफल। पाठ की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम लोग पाठ का एक परिचय लेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। भूभाग का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। रेखांकित करना का मतलब होता है बताना, स्पष्ट करना। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से प्रेम करना नहीं,
बल्कि देश के हर नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के काम का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी बिताते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है, उनकी हंसी उड़ाती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को याद करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए, देश की भलाई के लिए काम किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए अब हम लोग पाठ की व्याख्या पर चलते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। कस्बा का अर्थ होता है छोटा शहर और ओपन एयर सिनेमा घर का अर्थ होता है खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे सिनेमा दिखाने की व्यवस्था। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। उत्साही का अर्थ होता है जोशीला और प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति या स्टैचू। नगर पालिका कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी लोगों की सुविधा के लिए कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी पक्षियों कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, तो कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवाती थी। इसी नगर पालिका के किसी जोशीले पदाधिकारी ने या कर्मचारी ने इस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। ये कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि कहा जाए कि ये कहानी उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उपलब्ध बजट का मतलब होता है खर्च करने के लिए प्राप्त धन। ऊहापोह का अर्थ होता है अनिश्चय की स्थिति में
मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। चिट्ठी पत्री का अर्थ होता है पत्र व्यवहार, यानी पत्र लिखना, उसका उत्तर प्राप्त करना और फिर प्रति उत्तर में पत्र लिखना। स्थानीय का अर्थ होता है उसी क्षेत्र में रहने वाला, और पटक देने का मतलब होता है जल्दी बनाकर दे देना। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह काम सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस काम को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। बस्ट का मतलब होता है वक्ष तक के भाग की बनाई गई आकृति या मूर्ति, अर्थात सीने तक के भाग की बनाई गई मूर्ति। कमसिन का मतलब होता है कम उम्र। सराहनीय का अर्थ होता है प्रशंसा करने योग्य, और खटकती का मतलब बुरा लगना या बुरी लग रही थी। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का नहीं था, यानी संगमरमर का बना हुआ चश्मा नहीं था। मूर्ति सफल थी, बनाने वाले का प्रयास सराहनीय था, लेकिन उससे एक गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि नेताजी का चश्मा गायब था। चश्मा संगमरमर का बना हुआ नहीं था, और यही वो चीज़ थी जो हालदार साहब को खटक रही थी, बुरी लग रही थी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। लक्षित किया का मतलब होता है देखा, और कौतुक भरी का अर्थ होता है उत्सुकता से भरी, जिज्ञासा से भरी। यानी हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया कि पत्थर या संगमरमर का चश्मा पहनाने की बजाय मूर्ति को असली चश्मा पहना दिया गया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट, नतीजा निकालना, और सराहनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के लायक। जब हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति को भूल नहीं पाए और उसके बारे में ही सोचते रहे, और अंत में उन्होंने यह नतीजा निकाला कि कुल मिलाकर के इस कस्बे के जो नागरिक हैं उनका प्रयास बहुत अच्छा है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, बल्कि उस भावना का है, देशभक्ति की भावना का है। वरना आज के समय में देशभक्ति को भी लोगों ने मजाक की वस्तु बना दिया है और देशभक्तों का मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई,
क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। कौतुक का अर्थ होता है उत्सुकता, जिज्ञासा। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। अगली बार जब फिर गुजरे तो उन्होंने पाया कि इस बार फिर चश्मा नया था। हालदार साहब को ये आइडिया, ये विचार भी बड़ा पसंद आया कि मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। इसीलिए कस्बे के लोग शायद बार बार चश्मा बदल देते होंगे। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा और दुर्दमनीय का अर्थ होता है जिसे दबाया ना जा सके, जिसे कंट्रोल न किया जा सके। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार जब वो कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर जरूर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब उनकी जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ गई जिसे वो रोक नहीं पाए तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि भाई क्या बात है, तुम्हारे चौराहे पर लगे नेताजी की इस मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। आंखों ही आंखों में का अर्थ होता है बहुत धीरे से। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न जब उसने सुना तो पहले वह धीरे से मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने के कारण उसकी तोंद थोड़ी सी हिली। फिर वह पीछे घूमा। उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी, जो पान खाने के कारण लाल काली हो गई थी, उसे दिखाकर वो बोला कि ये सब जो कुछ भी करता है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। गिराक का अर्थ है ग्राहक, खरीदार। किधर का अर्थ है किधर, और उधर का मतलब है उधर। पान वाले का उत्तर हालदार साहब की समझ में नहीं आया। उन्होंने दोबारा पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है। तो पान वाले ने समझाने के लिए उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए। उन्होंने फिर जोर देकर पूछा, क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है, क्यों बदल देता है? तब पान वाले ने उन्हें समझाने के लिए और विवरण दिया कि कोई ग्राहक अगर आ जाता है और उसको चौड़े चौखट के फ्रेम चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? उसके पास इतने सामान, इतना माल नहीं है। इसलिए वो मूर्ति वाला, चौड़े चौखट वाला, चौड़े फ्रेम वाला चश्मे का फ्रेम ग्राहक को दे देता है और उसके बदले में मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। आहत मीन्स दुखी, दरकार का अर्थ होता है आवश्यकता। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई।
उन्हें ये बात समझ में आ गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसका दिल दुखता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में जितने फ्रेम हैं उनमें से गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगे हुए फ्रेम को उतार लेता है, नेताजी से क्षमा मांगता है और फिर वह फ्रेम लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। हवलदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले का यह आइडिया, यह स्टाइल, यह विचार बहुत ही पसंद आया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। थिरकी का अर्थ होता है धीरे से हिली। कत्थे का अर्थ होता है पान में चूने के साथ उपयोग किया जाने वाला एक गीला पदार्थ। और पीक का अर्थ होता है पान या तंबाकू चबाने पर मुंह में बना लार युक्त थूक। हवलदार साहब को पूरी बात अभी भी समझ में नहीं आई थी। अपनी जिज्ञासा को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पान वाले से दोबारा पूछा कि एक बात तो समझ में नहीं आई, नेताजी का वास्तविक ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? उस समय तक पान वाला अपने मुंह में दूसरा पान ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, इसलिए दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, इसलिए पान वाला भी उत्तर देने के लिए थोड़ा फ्री था, थोड़ा आज़ाद था। वह फिर धीरे धीरे हंसा, उसकी तोंद हिली, उसने कत्थे की डंडी को फेंका, पीछे मुड़ करके उसने पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और गर्वित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! द्रवित करने वाली अर्थात पिघलाने वाली। पारदर्शी का अर्थ होता जिसके आर पार देखा जा सके, यानी ट्रांसपेरेंट। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब इस बात को जानकर चकित हुए और उनका दिल पिघल गया। यानी उनका सोचना ठीक ही था। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वो वाकई कस्बे का एक अध्यापक था। बेचारे ने वादा किया होगा कि महीने भर में मूर्ति बनाकर दे देगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए जो कि देखने में कांच वाला लगे, यह वह मास्टर तय नहीं कर पाया होगा, या उसने कोशिश की होगी लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी देने के चक्कर में पत्थर का वह चश्मा टूट गया होगा, या फिर उसने पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया होगा। अलग से बनाने के कारण चश्मा थोड़ा बड़ा हो गया होगा और वह निकल गया होगा। सोचते सोचते हवलदार साहब अंदर से उकता गए। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? नतमस्तक का अर्थ होता है विनीत भाव से सिर झुकाना,
और भूतपूर्व का मतलब होता है पहले का। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, और यह बात कंफर्म करने के लिए उन्होंने पान वाले से दोबारा जाकर पूछा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा कि क्या वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व अर्थात पहले का सिपाही है, तो पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, देखो वह सामने से आ रहा है, तुम उसी से बात कर लो और हो सके तो उसकी फोटो या चित्र किसी समाचार पत्र आदि में छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। अवाक रह गए का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह गए, और संदूकची का मतलब होता है छोटा संदूक। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब ये समझ गए कि कैप्टन चश्मे वाला इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है, उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। वो ये जानना चाहते थे कि कैप्टन चश्मे वाले का नाम कैप्टन क्यों है, लेकिन पान वाला आगे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए हालदार साहब गाड़ी में बैठकर जीप में बैठकर वहां से अपने काम पर आगे चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। प्रफुल्लता का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेता की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे।
फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन मर गया। सुनकर हालदार साहब अवाक रह गए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे उन्होंने दिए और जीप में आकर बैठे और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। कौम का अर्थ होता है जाति और होम देने वाले अर्थात सब कुछ लुटा देने वाले। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकना, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे, इसलिए आगे निकल जाना। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। अटेंशन का अर्थ होता है सावधान की मुद्रा में और भावुक का अर्थ होता है भावों से वशीभूत होने वाला, भावों में, जज्बात में बह जाने वाला। हालदार साहब अपनी आदत से मजबूर थे, इसलिए जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात हर नागरिक में देशभक्ति की भावना फैली हुई है। तो मैंने नेताजी का चश्मा अध्याय 10 जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है उस पाठ का पूरा विश्लेषण और एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाइन बाय लाइन, पंक्ति दर पंक्ति प्रस्तुत कर दिया। अब मैं आपके सामने इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। इस पाठ के लिए मैंने टोटल 22 यानी 22 प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने लाल रंग से दिखलाया है और जो कुछ कम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन्हें मैंने काले रंग से दिखलाया है। पाठ के प्रश्न उत्तरों में कुल 5 प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। इन सारे प्रश्न उत्तरों की भाषा बिल्कुल सरल है, आपको याद करने में कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। रचना एवं अभिव्यक्ति में प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक कुल 6 प्रश्न उत्तर हैं। ये सारे के सारे प्रश्न क्षितिज भाग 2 में दिए हुए हैं, उनको ही मैंने यहाँ पर दिया है और उनके उत्तर भी दिए हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 22 तक कुल 11 प्रश्न उत्तर हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, PYQs हैं, उनको मैंने यहाँ पर दिया है, उनके उत्तर दिए हैं और उनमें से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें मैंने लाल रंग से दिखला दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरा ये परिश्रम पसंद आए और मेरा ये वीडियो, मेरा ये सेशन आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए उपयोगी वीडियो फिर जैसे ही आए आपको तुरंत पता चल जाए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, शुभ रात्रि।